शीशम कल्टीवेशन, शीशम जिसको हम हिंदी में तिल बोलते हैं, कई जगह पर इसको तिल्ली भी बोलते हैं, तिल्ली के लड्डू बनाए जाते हैं, हमारे इंडिया में काफ़ी फेमस है, सभी ने खाए ही होंगे। ठीक है, तो पहले तो इसके बारे में जितनी बेसिक जानकारी वो हम देखेंगे। जो शीशम होता है इसका जो फ्रूट होता है वो कैप्सूल होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर होता है, कैप्सूल आता है ना, उस कैप्सूल जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, उस कैप्सूल के अंदर ही इसके सीड होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शीशम कल्टीवेशन। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सीसेमम इंडिकम, सीसेमम इंडिका। किस फैमिली के अंदर रखा गया है इसको? पेडिलेसी फैमिली के अंदर इसको रखा गया है, पेडिलेसी फैमिली के अंदर इसको रखा गया है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें, क्रोमोसोम में इसका 26 होता है। ठीक है, ओरिजिन के ऊपर इसको क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है? तो ओरिजिन इसका है अफ्रीका में, इसको लगा लेना 3 स्टार, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी। फ्रूट की बात करें, जो इसका फ्रूट आता है उस फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? उस फ्रूट को हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो फ्रूट का स्ट्रक्चर होता है वो कैप्सूल जैसा होता है, और इस कैप्सूल के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? इस कैप्सूल के अंदर ही पाए जाते हैं सीड, इस कैप्सूल के अंदर ही सीड बनता है। अब यहाँ पर एक प्रोसेस है डेhiscence, प्रोसेस तो नहीं कह सकते, एक टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं हम डेhiscence। क्या होता है जब ये फसल पक जाती है, मेच्योर हो जाती है, मेच्योरिटी के टाइम पे क्या होता है, जो इसका फ्रूट होता है वो फ्रूट उसका बस्ट हो जाता है, जिसका फ्रूट होता है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, वो कैप्सूल क्या हो जाता है? बस्ट हो जाता है। जो कैप्सूल जब बस्ट हो जाएगा तो उसके अंदर जो सीड है वो बाहर आ जाते हैं। कैप्सूल बस्ट होने के बाद जो इसके अंदर के जो सीड होते हैं वो आ जाते हैं बाहर, सीड इसके आ जाते हैं बाहर। इसी प्रोसेस को बोल दिया जाता है डेhiscence। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, जब मेच्योरिटी टाइम पे जब फ्रूट है वो बस्ट हो जाता है, फ्रूट कौन सा है? फ्रूट है कैप्सूल, फ्रूट है कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है वो बस्ट हो जाता है तो इसके अंदर जो सीड होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, इसी प्रोसेस को बोल दिया जाता है डेhiscence। स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग यहाँ पर रखी जाती है 45 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ये जो 45 है वो है रो टू रो, और प्लांट टू प्लांट हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सोइंग मेथड यहाँ पर रखी जाती है वो रखी जाती है लाइन सोइंग, सोइंग मेथड यहाँ पर रखी जाती है लाइन सोइंग। ठीक है, एक लाइन में हम जो है बीज को डालते हैं वहाँ पर, और एक होती है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ऐसे बीज को छिड़क दिया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाती है। तो लाइन सोइंग में हम जो सीड रेट लेते हैं वो लेते हैं 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पर हम लेते हैं सीड रेट। ठीक है, इसको अलग से सीड रेट में नोट कर लेना। ये क्या हो जाएगी? आपकी सीड रेट हो जाएगी, लाइन सोइंग मेथड की सीड रेट हो जाएगी सीड रेट हो जाएगी 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ब्रॉडकास्टिंग में बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग में थोड़ी ज़्यादा लेंगे, 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ब्रॉडकास्टिंग में सीड रेट लेंगे। ठीक है, तो सीड रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पर सीड रेट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 मेथड होती है, एक लाइन सोइंग मेथड होती है जिसमें हम लाइन में सीड को लगाते हैं, एक होती है ब्रॉडकास्टिंग जिसमें हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं सीड को। तो लाइन सोइंग में 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम लेते हैं, और ब्रॉडकास्टिंग में 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं। सोइंग डेप्थ की बात करें, कितनी गहराई तक हम बीज को लगाते हैं, सोइंग डेप्थ कितनी होना चाहिए? 2 से 3 सेंटीमीटर यहाँ पर डेप्थ रखी जाती है। ठीक है, जो गहराई है मिट्टी में वो 2 से 3 सेंटीमीटर रखी जाती है, उसमें हम क्या डाल देते हैं? उसमें हम डाल देते हैं सीड। 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई करके उसमें हम डाल देते हैं सीड को। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सोइंग जो डेप्थ है वो भी पूछ ली जाती है, सोइंग डेप्थ इसमें होती है 2 से 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो सीड रेट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीड रेट पे सारी क्रॉप की इंपॉर्टेंट है। लाइन सोइंग की बात करें तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, और ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड होती है जिसमें हम छिड़क देते हैं बीज को, उसमें हम सीड रेट लेते हैं 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब चर्चा करते हैं सॉइल और क्लाइमेट के बारे में। जो मिट्टी है वो कैसी होना चाहिए? मिट्टी इसमें होना चाहिए वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। कैसे होना चाहिए? वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। ऐसी मिट्टी नहीं होना चाहिए जिसमें पानी भरा हो। ठीक है, उसमें पानी नहीं बनाना चाहिए, वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, उसमें एरेशन अच्छा होना चाहिए, गुड ड्रेनेज होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। जो लोमी सॉइल होती है उसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होता है, गुड ड्रेनेज सिस्टम होता है इसका। ठीक है, क्लाइमेट की बात करें तो एक खरीफ क्रॉप है, इसीलिए यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो वार्म क्लाइमेट होता है। वार्म क्लाइमेट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। जो लोमी सॉइल होती है ना, वो मिश्रण होती है, सैंड और सिल्ट और क्ले, ये तीनों का मिश्रण होती है लोमी सॉइल, जो काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। ठीक है,
क्लाइमेट की बात करें तो एक खरीफ क्रॉप है, इसको वार्म क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो पीएच है इसका वो न्यूट्रल पीएच हम मानते हैं, जो सॉइल का पीएच हम लेते हैं वो लेते हैं न्यूट्रल पीएच। 7 के अप्रॉक्स में हम यहाँ पर पीएच लेते हैं, न्यूट्रल पीएच यहाँ पर हम लेते हैं। ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, किस टेम्परेचर में ये अच्छे से ग्रो होती है। 24 से 27 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर होता है वो बेस्ट माना जाता है सीसम कल्टीवेशन के लिए। ठीक है। अब फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। फर्टिलाइज़र, इरिगेशन सबकी बात कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र कितना देना चाहिए इसको, जो एनपीके का रेशियो है वो कितना होना चाहिए। एनपीके का जो रेशियो है वो होना चाहिए 30:60:30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जब भी हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो पर हेक्टेयर को हम बेस मानते हैं, पर हेक्टेयर के हिसाब से हम बात करते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फर्टिलाइज़र एनपीके का रेशियो 30:60:30। खरपतवार को मैनेज कैसे करेंगे, यहाँ पे वीड मैनेजमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बार हम यहाँ पर वीडिंग कर देते हैं। कितनी बार, 2 बार हम यहाँ पर वीडिंग कर देते हैं। एक तो कर देते हैं 15 दिन बाद, सोइंग के 15 दिन बाद हम वीडिंग करते हैं, और एक वीडिंग हम कर देते हैं 35 दिन बाद। ठीक है। इरिगेशन की बात करें तो वैसे तो यहाँ 5 से 6 इरिगेशन यहाँ पर लगते हैं, 5 से 6 बार हमको यहाँ पर इरिगेशन देना होता है। लेकिन मोस्ट क्रिटिकल स्टेज जो होती है, इरिगेशन कितने लगते हैं, 5 से 6 यहाँ पर इरिगेशन लगते हैं। जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है वो होती है एक तो फ्लावरिंग इनिशिएशन, मतलब यहाँ पर आपको पानी देना ही देना है। ठीक है। फ्लावरिंग इनिशिएशन, जब फ्लावर आना स्टार्ट होता है, फ्लावरिंग इनिशिएशन वाली जो स्टेज होती है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है। उसके बाद हम बात करें तो कैप्सूल फिलिंग स्टेज, जब उसके कैप्सूल फिल होते हैं, इसका जो फ्रूट होता है ना, कैप्सूल फिलिंग स्टेज पे देना चाहिए। ये 2 यहाँ पर मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, मतलब यहाँ पर आपको पानी देना ही देना है। ठीक है। वेट के लिए बात करें तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं, 15 दिन बाद कर लेंगे और 35 दिन बाद यहाँ पर वीडिंग कर लेंगे। ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग और यील्ड की। हार्वेस्टिंग और यील्ड में हार्वेस्टिंग एंड यील्ड, हार्वेस्टिंग कितने दिन बाद करना चाहिए, 80 से 90 दिन बाद। सोइंग के 80 से 90 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। सोइंग से 80 से 90 दिन बाद, डे आफ्टर सोइंग। ठीक है। सोइंग से 80 के 90 दिन बाद ये मेच्योर हो जाती है, उसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। इसका जो सीड होता है उसको स्टोर कब, किस मॉइस्चर कंटेंट पे करना चाहिए, तो 6% मॉइस्चर कंटेंट पे, 6% मॉइस्चर कंटेंट पे इसके सीड को ड्राई करके आप स्टोर कर सकते हो। 6% मॉइस्चर कंटेंट पे इसको हम स्टोर कर सकते हैं। इसके सीड को पहले ड्राई कर लेंगे और फिर स्टोर कर लेंगे। यील्ड की बात करें, यील्ड कितनी आती है, उपज कितनी आती है, उपज आती है यहाँ पे 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पर यील्ड उपज आती है। ठीक है। नोट कर लेना इसको। तो ये तो हमने बात करी सीसम कल्टीवेशन की, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली। ठीक है। अब पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, एग्रीकल्चर काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, पढ़ाने में तो मैं पढ़ाता रह जाऊँगा, आपका भी खत्म ही नहीं होगा एग्रीकल्चर। ठीक है। लेकिन हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सीसम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, जो पूछ सकता था वो सारी चीज़ें मैंने बता दी, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।